हेलो गाइज, कैसे हो गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा अध्याय संख्या 11 है, उसका नाम है अवकाश और उसके विभिन्न प्रकार। ठीक है गाइज, यानी कि अध्याय संख्या जो 11 है उसका नाम है अवकाश और उसके जो भी विभिन्न प्रकार है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज हमने नियम संख्या 104 तक हमने बात कर ली इस अध्याय के अंदर, और इसी अध्याय के अंदर हम आगे के जो नियम बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम नियम संख्या 105 से लेके 120 तक पढ़ेंगे। 105 से लेके 120 तक हम दो अवकाशों को कवर करेंगे। एक तो चिकित्सालय अवकाश यानी कि हॉस्पिटलिटी लीव, और दूसरा अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो के अंदर हम चिकित्सालय अवकाश और अध्ययन अवकाश के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि चिकित्सालय अवकाश और जो अध्ययन अवकाश होता है ये किसको दिया जाएगा। ठीक है, और इस अवकाश के दौरान, इन अवकाशों के दौरान जो अवकाश वेतन दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। ठीक है, और उसका सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को देखें। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियम संख्या 105 की, जिसका नाम है चिकित्सालय अवकाश। ठीक है, चिकित्सालय अवकाश के स्वीकृत किए जाने की सीमा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चिकित्सालय अवकाश आखिर क्या होता है। ठीक है गाइज, देखिए कई प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि इस प्रकार के प्लांट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम रहती है जीवन की। ठीक है, जो भी भयंकर प्लांट होते हैं, और इसके अलावा जो भी विस्फोटक सामग्री जो कर्मचारी तैयार करते हैं, और कई प्रकार की जो जहरीली दवाइयाँ होती है वो उनको बनाते हैं। ठीक है गाइज, है ना। तो जो जहरीली दवाइयाँ होती है उनको वो हाथ से पकड़कर और उनको बनाते हैं। ठीक है गाइज, तो हाथ में अगर जहरीली दवाई ले ली तो क्या हो सकता है, कर्मचारी की मान लो मौत हो सकती है। ठीक है, दुर्भाग्यवश मौत हो सकती है। और कोई भी अगर कर्मचारी उस भयंकर प्लांट में अगर यदि काम कर रहा है, तो भयंकर प्लांट में काम करेगा तो वहाँ पर विस्फोट होने का खतरा रहेगा, तो वहाँ पर भी जान जाने का पूरी जोखिम रहती है, या फिर उसको चोट लग सकती है, या उसको गहरा घाव भी हो सकता है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार क्या किया जाएगा, जो कर्मचारी होते हैं ना उनको इस प्रकार की जो क्षति पहुँचती है, जो हानि पहुँचती है, और उसको क्या अवकाश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है गाइज, तो उसके लिए चिकित्सालय अवकाश दिया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है गाइज, तो सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि अगर कोई कर्मचारी भयंकर संयंत्र, जो भी भयंकर संयंत्र है, और इसके अलावा जो विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं और जहरीली दवाइयों को जो कर्मचारी हाथ में लेकर उनको तैयार करते हैं, यदि उनको कोई घाव, रोग या फिर चोट पहुंचती है तो उसके लिए कर्मचारी को अवकाश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस दशा में उनको चिकित्सालय अवकाश यानी कि हॉस्पिटलिटी लीव स्वीकृत किया जाता है। ठीक है गाइज, तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि चिकित्सालय अवकाश के स्वीकृत किए जाने की सीमा। इसका मतलब यह है कि जो चिकित्सालय अवकाश होता है वो किन किन को दिया जाएगा। ठीक है गाइज, सबसे पहले हम यही बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़िए, चिकित्सालय अवकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा लिपिक वर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि जो चिकित्सालय अवकाश है ना, ये किसको स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय होता है उसको चिकित्सालय अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है, और जो लिपिक वर्गीय यानी कि इनको हम मंत्रालय सेवा के कर्मचारी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो अधीनस्थ सेवा के जो कर्मचारी हैं उनको स्वीकृत किया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि चिकित्सालय अवकाश किस किस को स्वीकृत किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत कौन करेगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी कि जो सक्षम प्राधिकारी है उसके द्वारा यह अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि चिकित्सालय अवकाश के स्वीकृत किए जाने की सीमा में हमने 2 पॉइंट पढ़े कि चिकित्सालय अवकाश किसको दिया जाएगा। ठीक है, किसको स्वीकृत किया जाएगा, और यह जो अवकाश होता है चिकित्सालय अवकाश, यह किसके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और इन कर्मचारियों का वेतन चिकित्सालय में प्रवेश के दिन 31,000 रुपये मासिक से कम हो। ठीक है गाइज, देखिए पहले यहाँ पर 5,000 रुपये मासिक था, लेकिन ये लिमिट अब बदल गई है, तो मैं आपको ये चीज़ अपडेट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 31,000 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि जो एक कर्मचारी है, जो हमने बात करी चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी, लिपिक वर्गीय जो कर्मचारी है, और उसके अलावा अधीनस्थ सेवा के जो कर्मचारी है, ठीक है, तो इन्हीं को चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये भयंकर संयंत्र और जो विस्फोटक सामग्री वाले जो पदार्थ तैयार करते हैं और जहरीली दवाओं को हाथ में लेकर ये दवाएं तैयार करते हैं, तो इनकी जान को जोखिम रहती है। ठीक है, और इनसे इनको चोट भी पहुंच सकती है, घाव भी हो सकता है, तो इनको चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक वर्गीय कर्मचारी और अधीनस्थ सेवा के जो कर्मचारी है ना, तो इनको कब दिया जाएगा, जब इन कर्मचारियों का जो वेतन है ना, इन कर्मचारियों का वेतन
चिकित्सालय में प्रवेश के दिन, जिस दिन ये चिकित्सालय में इनकी एंट्री की गई, यानी इनको भर्ती कराया गया, तो चिकित्सालय में प्रवेश के दिन 31,000 रुपये मासिक से कम होना चाहिए उस दिन। ठीक है, अगर 31,000 रुपये मासिक से अगर इनका वेतन हुआ तो ही इनको चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है गाइज, इन कर्मचारियों का कार्य कैसा होना चाहिए? ये कर्मचारी भयंकर संयंत्र जो कि प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये काम करते होंगे। अगर भयंकर प्लांट के अंदर अगर कोई मान लो कोई गड़बड़ हो गई, कोई विस्फोट हो गया या फिर आग लग जाए मान लो, तो उसमें कर्मचारी की जान जा सकती है। ठीक है, उसको चोट लग सकती है, उसके किसी प्रकार का रोग हो सकता है। ठीक है, और उसके शरीर के किसी भी अंग में घाव भी हो सकता है। ठीक है गाइज, तो इन कर्मचारियों को अवकाश दिया जाता है। किन कर्मचारियों को? जो भयंकर संयंत्रों में काम करते हैं और जो विस्फोटक सामग्री तैयार करते हैं। ठीक है, साथ ही जहरीली दवाओं आदि को हाथ में पकड़ने का हो। इनका काम ऐसा हो कि वो जहरीली दवाओं को, जो भी दवाएं होती हैं उनको हाथ से पकड़ने का काम हो। हाथ से क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि एक दवा से दूसरी दवा मिलाते होंगे, तैयार करते होंगे। ठीक है, तो ये हाथ से पकड़ने का काम होगा इनका, जहरीली दवाओं का। तो जहरीली दवाओं को यदि वो हाथ में पकड़ेंगे तो हो सकता है वो खाना खाएंगे तो हाथ के साथ वो जहरीली दवा भी उनके साथ चली जाए खाने के साथ, और उनकी मौत हो सकती है। ठीक है गाइज, और ये कर्मचारी भयंकर संयंत्रों में भी काम करते होंगे या फिर विस्फोटक सामग्री तैयार करते होंगे। ठीक है, या फिर जो अन्य जोखिम का कार्य कर रहा हो और जब वह ऐसी बीमारी या घाव का उपचार करा रहा हो तो ही चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हमने बात की कि चिकित्सालय अवकाश किसको दिया जाएगा, है ना। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक वर्गीय कर्मचारी, अधीन सेवक कर्मचारी को दिया जाएगा। ठीक है, और इनको तभी दिया जाएगा जब चिकित्सालय में प्रवेश के दिन इनका वेतन जो है ना 31,000 रुपये मासिक से कम होना चाहिए। ये कम बता रखा है मैंने। ठीक है, कम होना चाहिए। और इन कर्मचारियों का कार्य कैसा होना चाहिए? भयंकर संयंत्रों, विस्फोटक सामग्री, जहरीली दवाओं आदि को हाथ से पकड़ने का हो। ठीक है, या फिर जो अन्य जोखिम का कार्य कर रहे हो। ठीक है गाइज, और जब वह ऐसी बीमारी या घाव का उपचार करवा रहा हो तो चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि कर्मचारी जो होते हैं ना, इन्होंने मान लो भयंकर संयंत्रों में काम किया या फिर जो विस्फोटक सामग्री तैयार की, तो इससे क्या होगा कि बीमारी भी हो सकती है और इनके कोई घाव भी हो सकता है। तो यदि उपचार कराएंगे ना तो ही चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। मान लो किसी कर्मचारी की ट्यूबरकुलोसिस या फिर लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है क्षय रोग यानी टीबी। अगर ये बीमारियां हो जाती है तो उनके लिए हमने पहले पढ़ लिया कि इनको किस प्रकार का अवकाश दिया जाएगा, वो हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन ऐसा काम करने के कारण अगर इनको कोई बीमारी या घाव होता है तो उसके लिए जो अवकाश दिया जाएगा उसको हम बोलते हैं चिकित्सालय अवकाश। ठीक है गाइज, ऐसा रोग या फिर चोट या फिर जख्म स्पष्टतया उन कर्तव्यों तथा जोखिमों के कारण होना चाहिए जो उसके राजकीय पद के कर्तव्यों से संबंधित हो। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो वो अपने राजकीय पद में होने के कारण वो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है गाइज, अगर इस दौरान यानी कि वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कार्यालय का समय चल रहा है और नौकरी कर रहे हैं प्लांट के अंदर मान लो, है ना, तो उस दौरान यदि इनको ऐसा कोई काम करते करते ऐसा रोग हो जाए या फिर इनको चोट लग जाए या फिर कोई भी जख्म हो जाए, घाव हो जाए, ठीक है, तो ये कब होना चाहिए? जब वो राजकीय पद पर अपना काम कर रहे हो और उस दौरान यदि इनको ऐसी रोग, चोट या जख्म हो जाए, ठीक है, तो उस दशा में इनको चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा। ठीक है गाइज, ऐसा नहीं है कि वो घर पे काम कर रहे हैं और कोई पटाखे वगैरह छोड़ रहे हैं और पटाखे से मान लो कर्मचारी का हाथ कट जाए या फिर हाथ जल जाए तो वो बोले कि भाई साहब मुझे चिकित्सालय अवकाश दो। नहीं मिलेगा क्योंकि वो घर पे भाई साहब, मतलब राजकीय पद के दौरान अगर कोई क्षति पहुंचती है तो ही मिलेगा चिकित्सालय अवकाश, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो अपने जहाँ पर उसकी नौकरी लगी हुई है, मान लो वो किसी भयंकर से जो भी प्लांट होते हैं ना उनमें मान लो वो प्लांट कैसा है, भयंकर है, संयंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में प्लांट। ठीक है, वो अपने जिस प्लांट में काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने राजकीय पद पर होने के कारण वो काम कर रहा है। ठीक है, तो राजकीय पद के कर्तव्यों से संबंधित काम कर रहा है वो, तो उस दशा में यदि उसको कोई रोग, चोट या जख्म हो जाए, ठीक है, तो उसको चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 106 की, जिसका नाम है चिकित्सालय अवकाश के समय अवकाश वेतन। यानी कि चिकित्सालय अवकाश के दौरान कोई कर्मचारी रहता है तो गाइज मैंने आपको बता रखा कि अवकाश वेतन का मतलब क्या होता है। अवकाश वेतन का मतलब होता है कि अवकाश के दौरान जो वेतन मिलता है उसको हम अवकाश वेतन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी चिकित्सालय अवकाश लेता है तो उस चिकित्सालय अवकाश की जो अवधि है उसके समय उसको जो वेतन मिलेगा ना उसको हम बोलते हैं अवकाश वेतन। तो नियम संख्या 106 में यही बात की गई है कि चिकित्सालय अवकाश के समय जो अवकाश वेतन रहेगा वो किस प्रकार दिया जाएगा। पढ़िए,
चिकित्सालय अवकाश वेतन, जो चिकित्सालय अवकाश वेतन रहेगा ना, जो चिकित्सालय अवकाश वेतन रहेगा वो नियम 97/1 अथवा 97/2 के अंतर्गत ऐसी अवधि के लिए, कैसी अवधि के लिए, चिकित्सालय अवकाश की अवधि के लिए, ठीक है, जैसा अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आवश्यक समझे स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि जो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होता है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत करेगा। ठीक है, कोई भी अवकाश स्वीकृत कौन करता है? जो भी अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होता है वही अवकाश स्वीकृत करता है। ठीक है, अगर उस प्राधिकारी ने चिकित्सालय अवकाश को स्वीकृत कर लिया, ठीक है, और उसके समय अवकाश वेतन उसका निर्धारण, यानी कि उसको भी वो जो अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी होता है वही तय करेगा। कैसे तय करेगा? कि नियम संख्या 97/1 के अनुसार कर्मचारी को जिस प्रकार वेतन मिलता है, हमने पढ़ लिया कि 97/1 के अनुसार किस प्रकार वेतन मिलता है और 97/2 के अनुसार कर्मचारी को किस प्रकार वेतन मिलता है। तो इन दोनों में से जो भी अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी होता है, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी प्रकार से वो आवश्यक समझे उसको उसी प्रकार से जो अवकाश वेतन होता है ना वो स्वीकृत कर सकता है। ठीक है गाइज, मतलब 97/1 में हमने ये पढ़ा था कि कोई कर्मचारी यदि पीएल पर रहता है, पीएल का मतलब मैंने आपको बता दिया, पीएल का मतलब होता है प्रिविलेज्ड लीव। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उपार्जित अवकाश। ठीक है, तो 97/1 में यही बात की गई है, यदि कोई कर्मचारी पीएल पर रहता है तो उसको अवकाश वेतन किस प्रकार मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर कर्मचारी पीएल पर जाएगा तो जिस दिन वो पीएल पर जाएगा ना, जिस दिन से वह पीएल पर रहना स्टार्ट करेगा उससे जस्ट एक दिन पहले उसको जिस दर से वेतन और भत्ते मिल रहे थे उसी दर से उसको उपार्जित अवकाश के दौरान भी उसको उसी प्रकार से वेतन भत्ते मिलेंगे। ठीक है गाइज, ये हमने 97/1 में पढ़ा था। 97/2 में हमने क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था कि यदि कोई कर्मचारी लीव नॉट ड्यू यानी कि अदेय अवकाश या फिर एचपीएल यानी कि अर्धवेतन अवकाश, ठीक है, अगर एचपीएल या फिर लीव नॉट ड्यू पर इन दोनों अवकाशों का कर्मचारी, दोनों में से किसी का भी यदि कर्मचारी उपभोग करता है तो इन अवकाशों के दौरान जो अवकाश वेतन वो किस प्रकार मिलेगा वो हमने 97/2 में पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पीएल में जो उसको पैसा मिलेगा ना उसका आधा मिलेगा। ठीक है गाइज, है ना, आधा मिलेगा, लेकिन वो 59,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बार बार ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो नियम संख्या 106 में यही बता रखा है कि चिकित्सालय अवकाश के समय अवकाश वेतन कैसे दिया जाएगा। तो नियम संख्या 97/1 और 97/2 के अंतर्गत ऐसी अवधि के लिए जैसा अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आवश्यक समझे स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, नियम संख्या जो 107 है वो डिलीट हो गया है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 108 की, जिसमें बता रखा है कि चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाशों का संयोजन। ठीक है, यानी कि जो चिकित्सालय अवकाश है इसके साथ अन्य प्रकार के जो भी अवकाश है उनका संयोजन किस प्रकार रहने वाला है वो नियम संख्या 108 में बता रखा है। ठीक है गाइज, पढ़िए। चिकित्सालय अवकाश कर्मचारी को नियमानुसार देय अन्य प्रकार के अवकाशों के अलावा स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, चिकित्सालय अवकाश की स्वीकृति से लीव अकाउंट यानी कि अवकाश लेखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि जो चिकित्सालय अवकाश जो कर्मचारी को दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अवकाश, ये जो चिकित्सालय अवकाश ये क्या होता है, यह अन्य प्रकार के अवकाशों के अतिरिक्त, ठीक है, जो भी अन्य प्रकार के जो कई प्रकार के अवकाश होते हैं उनके अलावा स्वीकृत किया जाता है। सबसे पहले तो यही बता रखा है नियम संख्या 8 में। इसके अलावा बता रखा है कि चिकित्सालय अवकाश की स्वीकृति से, यानी कि चिकित्सालय अवकाश यदि किसी कर्मचारी को दे दिया तो जो उसका लीव अकाउंट है यानी कि जो अवकाश लेखा है उसमें कई प्रकार के अवकाश होते हैं, जैसे प्रिविलेज लीव हो गया, एचपीएल हो गया, कम्यूटेड लीव हो गया, इसके अलावा स्टडी लीव हो गया। ठीक है गाइज, और विशेष असमर्था अवकाश हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया। तो कई प्रकार के अवकाश होते हैं कर्मचारी के लीव अकाउंट के अंदर। ठीक है, यानी कि अवकाश लेखे के अंदर कई प्रकार के कर्मचारी के अवकाश होते हैं। ठीक है, तो लीव अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि किसी कर्मचारी को चिकित्सालय अवकाश दे दिया जाए तो। ठीक है गाइज, यानी कि उसमें ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी। आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमने नियम संख्या 108 में ये पढ़ा है कि चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाशों का संयोजन, इसका प्रभाव क्या रहने वाला। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 109 की, जिसमें अध्ययन अवकाश की प्रयोज्यता यानी कि एप्लीकेबिलिटी, यानी कि अध्ययन अवकाश कहाँ पर लागू होगा, किसको दिया जाएगा, इसके बारे में अब हम 120 तक लगातार बात करेंगे।
तो नियम संख्या 109 से अध्ययन अवकाश हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव, इसकी एप्ली कैपेबिलिटी यानी कि प्रयोज्यता क्या है। ठीक है गाइज, तो इसमें बता रखा है कि यह नियम केवल अध्ययन अवकाश से संबंधित है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये नियम है 109, ये नियम केवल अध्ययन अवकाश से ही संबंधित है। ठीक है गाइज, सरकार के निर्देश पर किसी कर्मचारी को यदि विशेष कार्य को करने, ठीक है, या फिर तकनीकी सेवा से संबंधित अनुसंधान के लिए, ठीक है, विदेश में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो इस दशा में यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों को तो नियम 51 के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि सरकार के निर्देश पर यदि किसी कर्मचारी को कोई स्पेशल कार्य करने को कहा जाए या फिर तकनीकी जो सेवा होती है उससे संबंधित अनुसंधान यानी कि खोज के लिए विदेश में किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त यानी कि डेपुटेशन पे भेज दिया जाए, ठीक है, तो इस दशा में यह नियम लागू नहीं होगा, यानी कि उसको अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, इसके अलावा ऐसे मामलों को, जो ये मामले हमने पढ़े कौन कौन सी, विशेष कार्य को करने के लिए सरकार किसी कर्मचारी को निर्देश दे दे या फिर तकनीकी सेवा से संबंधित जो भी अनुसंधान के लिए विदेश में अगर किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया जाए, डेपुटेशन पे भेज दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे मामलों को नियम संख्या 51 के आधार पर निस्तारित किया जाएगा, यानी उनका निपटान नियम संख्या जो RSR का नियम संख्या 51 है उसके आधार पर इनको निस्तारित किया जाएगा। ठीक है गाइज, इनको ये जो दो मामले हैं इनको अध्ययन अवकाश के द्वारा इनको निस्तारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इनको अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। सीधी सी बात यह है कि मैंने आपको बता दिया कि अध्ययन अवकाश किस दशा में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो परिस्थितियां हैं, इनके ऊपर अगर ये ऐसा होता है, अगर सरकार किसी कर्मचारी को विशेष कार्य के लिए निर्देश दे या फिर तकनीकी सेवा से संबंधित अनुसंधान के लिए कर्मचारी को विदेश में प्रतिनियुक्त कर दे, ठीक है, तो उसको अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों को नियम 51 के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 110 की, जिसका नाम है अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता यानी कि परमिसिबिलिटी। ठीक है गाइज, यानी कि अध्ययन अवकाश की परमिशन यानी कि अनुमति किस किस को मिलेगी, किस किस को नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम नियम संख्या 110 में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, यह अवकाश का मतलब क्या है, अध्ययन अवकाश। ठीक है गाइज, यह अवकाश किसी स्थायी कर्मचारी को ऐसे पाठ्यक्रम या फिर वैज्ञानिक या तकनीकी अनुसंधान के लिए जो अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी की दृष्टि में विभागीय कार्य के हित में है, ठीक है, विभागीय कार्य के हित में है, के अध्ययन हेतु दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अध्ययन अवकाश कब दिया जाता है, मतलब अध्ययन अवकाश कब दिया जाएगा। ठीक है, जो अध्ययन अवकाश होता है ये किसी स्थायी कर्मचारी को कब दिया जाएगा, जब उस कर्मचारी, वो जो कर्मचारी है वो किसी पाठ्यक्रम या फिर वैज्ञानिक या फिर तकनीकी अनुसंधान के लिए जो अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी यानी कि जो अवकाश स्वीकृत करती प्राधिकारी होता है ना, उसकी दृष्टि में उसको ऐसा लगे कि मैं इस कर्मचारी को यदि अध्ययन अवकाश दे दूंगा, ठीक है, अध्ययन अवकाश दे दूंगा, तो जो ये कर्मचारी हमारे अपने जो विभाग में कार्य कर रहा है तो विभाग को फायदा होगा। ठीक है, यानी कि विभाग के काम में हेल्प मिलेगी। अगर ये कर्मचारी ये पाठ्यक्रम या फिर ये तकनीकी अनुसंधान से संबंधित कोई कोर्स कर लेता है तो हमारे विभाग को फायदा होगा। ठीक है, तो इस दिशा में जो अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी है, ठीक है, उसको ऐसा लगे, उसकी दृष्टि में उसको ऐसा लगे कि यदि मैं इस कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दे दूं ताकि ये ऐसा कोई पाठ्यक्रम या फिर तकनीकी अनुसंधान कर ले जिससे कि हमारे विभाग को फायदा हो। ठीक है, तो अगर उसको पाठ्यक्रम या फिर तकनीकी अनुसंधान करना है तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, उसको अध्ययन अवकाश। ठीक है गाइज, तो वो अध्ययन अवकाश कब दिया जाएगा, जब कर्मचारी ऐसा पाठ्यक्रम या फिर तकनीकी अनुसंधान का पाठ्यक्रम कर ले और ऐसा करने के बाद वो कर्मचारी इसका फायदा विभाग के हित में पहुंचाए। ठीक है, यानी कि विभाग को फायदा हो कि हाँ हमारा कर्मचारी उसने ये पाठ्यक्रम कर लिया, ठीक है गाइस, ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब हमारे विभाग में ये कर्मचारी अच्छे से काम करेगा और इस कर्मचारी को हमारे विभाग के जो कार्य है उसमें फ़ायदा मिलने वाला। ठीक है गाइज, तो इस हेतु अध्ययन अवकाश दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अध्ययन अवकाश क्यों दिया जाता है, कब दिया जाएगा। ठीक है गाइज, जिस कर्मचारी की सेवा 20 वर्ष की हो चुकी है उसको अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, कोई भी कर्मचारी यदि उसकी सेवा, ठीक है, 20 वर्ष की कंप्लीट हो चुकी है, 20 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, तो उसको अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइज, 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अस्थायी कर्मचारी, जो भी अस्थायी कर्मचारी है, यदि उन्होंने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली है
तो उनको यह अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, मैंने आपको बता दिया कि अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश कब दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी नियुक्ति आरपीएससी के परामर्श से होनी चाहिए या फिर संबंधित जो सेवा नियम है उनके अनुसार हुई हो तो ही अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, या फिर किसी नई सेवा के नियम बनने से पहले किसी नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता या अनुभव निर्धारित करने के राज्य के आदेशों के द्वारा की गई है तो ही इस दशा में अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि अस्थायी कर्मचारी की सेवा कम से कम मतलब उसने 3 वर्ष की सेवा लगातार पूरी कर ली हो। ठीक है गाइज, और इसके अलावा इसकी नियुक्ति आरपीएससी के परामर्श से हो। ठीक है, या फिर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होनी चाहिए या फिर किसी नई सेवा के नियम बनने से पहले किसी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता या अनुभव निर्धारित करने के राज्य के आदेशों के द्वारा की गई हो तो ही अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि उपर्युक्त प्रावधानों के अलावा कौन से प्रावधान जो हमने 1 और 2 पढ़े, इन प्रावधानों के अलावा जनहित में उच्च अध्ययन हेतु 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अस्थायी कर्मचारी को नियम 96 सब क्लोज ख के अनुसार शिथिलता देते हुए 2 वर्ष का EOL स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, इसमें यह बता रखा कि जनहित में यानी कि अगर आम जनता को फायदा हो, किसी कर्मचारी कोई कर्मचारी यदि उच्च अध्ययन कर ले, ठीक है गाइज, तो यदि उसने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और वो कर्मचारी कैसा होना चाहिए, अस्थायी कर्मचारी। ठीक है, तो उसको नियम 96 सब क्लोज ख हमने पढ़ रखा है। ठीक है गाइज, तो उसके अनुसार शिथिलता देते हुए उसमें उसको छूट देते हुए यानी कि शिथिलता रिलैक्सेशन देते हुए 2 वर्ष का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बता दिया कि ये अध्ययन अवकाश के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं, तो हमने 3 पॉइंट पढ़े, वो आपको समझ में आए होंगे उम्मीद है, और आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी दोनों के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है गाइज, अध्ययन अवकाश एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तथा संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी यदि उसको अध्ययन अवकाश दिया जाएगा तो एक बार में यानी कि लगातार 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, ये एक उपयुक्त सीमा मानी जाती है, उपयुक्त और एक अच्छी सीमा मानी जाती है कि हाँ कर्मचारी 12 माह की अवधि के अंदर तो कोई कोर्स कर ही लेगा। ठीक है गाइज, और उसको संपूर्ण सेवा काल के अंदर एक या एक से अधिक अवसरों पर, ठीक है, एक या एक से अधिक अवसरों पर मिलाकर जो अध्ययन अवकाश की जो अवधि होगी ना वो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, 2 वर्ष तक का, चाहे कर्मचारी 6 महीने लगातार ऐसे ले लीजिए, 6 महीने अभी ले लिया और 2 साल के बाद में फिर 6 महीने ले लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो टुकड़ों में उसने जो अध्ययन अवकाश लिया ना उनकी टोटल जो अवधि है ना वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बता दिया कि अध्ययन अवकाश एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा संपूर्ण सेवा काल में उसके जो रिटायरमेंट ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं यानी कि जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं या फिर जो आयुर्वेदिक के जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं ना, यदि वो पीजी कोर्स करते हैं, ठीक है, यदि वो पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो इनको 3 वर्ष का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 15 फरवरी 2017 को यह नोटिफिकेशन आया था। ठीक है गाइज, तो ये आप ये अपवाद मान ले। ठीक है गाइज, क्योंकि मैंने बता रखा कि संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष का अवकाश 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है संपूर्ण सेवा काल में, लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर यानी कि जो चिकित्सा प्राधिकारी होते हैं और जो आयुर्वेद के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो चिकित्सा प्राधिकारी होते हैं आयुर्वेद के, उनको पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर करने के लिए 3 वर्ष का यह अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और ये 15 फरवरी 2017 से नियम लागू है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, अध्ययन अवकाश के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, पहली टिप्पणी है इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश 24 माह का दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, यानी कि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी कर्मचारी है ना उसको अध्ययन अवकाश 24 माह का दिया जा सकता है। इसके अलावा 1 वर्ष तक का अन्य प्रकार का अवकाश जो उसे देय है इंजीनियरिंग की डिग्री लेने हेतु दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, यानी कि कोई भी कर्मचारी है यदि वो इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी है, ठीक है, कर्मचारी कौन सा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, ठीक है,
और वो अध्ययन करना चाहता है तो उसको अध्ययन अवकाश 24 माह का दिया जा सकता है। इसके अलावा 1 वर्ष तक का अन्य प्रकार का अवकाश जो उसे देय है, उसे देय का मतलब ये है कि उसके खाते में वो अवकाश होना चाहिए, ठीक है। तो उसके खाते में पर्याप्त होना चाहिए, 1 वर्ष तक का होना चाहिए। तो अगर वो कर्मचारी खाते में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको देय होना चाहिए, उसको उसके खाते में वो अवकाश होना चाहिए, तभी उसको 1 वर्ष तक का अन्य प्रकार का अवकाश उसे दिया जा सकता है, ठीक है गाइज। कब दिया जा सकता है? इंजीनियरिंग की डिग्री लेने हेतु, ठीक है गाइज। अगर उसे कोई अन्य प्रकार का अवकाश दे नहीं है, यानी कि उसके लीव अकाउंट यानी कि अवकाश लेखे में अन्य प्रकार का कोई अवकाश नहीं है, तो अध्ययन अवकाश के साथ 1 वर्ष का EOL यानी कि असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है गाइज। तो ये टिप्पणी थी, ये पहली टिप्पणी थी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आप इस टिप्पणी को भी ध्यान रखें, एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी टिप्पणी है अस्थायी इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी जो कर्मचारी है ना, कौन सा कर्मचारी है? अस्थायी है, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी कर्मचारी, ठीक है गाइज। अस्थायी इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी कर्मचारी जिसने यदि 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, ठीक है, तो उसको इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने हेतु अध्ययन के लिए 3 वर्ष का EOL नियम 96 सबक्लोज ख के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है गाइज। यहाँ पर ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि नियम 96 सबक्लोज ख के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए। शिथिलता का मतलब ये होता है कि वहाँ पर लिमिटेशन है, ठीक है, तो उसके जो सीमा बनी हुई है ना नियम 96 सबक्लोज ख में, उसके बाहर जाकर इसको ज़्यादा EOL दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर बार बार में कि नियम 96 सबक्लोज ख के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए, ठीक है गाइस। शिथिलता मतलब उसको छूट दे दी गई है, उसको और ज़्यादा फायदा देने के चक्कर में उसको ज़्यादा छूट दी गई है, ठीक है गाइज। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अस्थायी इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी जो कर्मचारी होते हैं ना, कौन से कर्मचारी? अस्थायी इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी कर्मचारी जिसने यदि 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तो उसको इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश के लिए 3 वर्ष का EOL यानी कि असाधारण अवकाश नियम संख्या 96 सबक्लोज ख के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है गाइज। तो ऐसी दशा में आप एक बार हमने बात भी कर ली नियम संख्या 96 सबक्लोज ख की, तो जब आप ये नियम पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आप टिप्पणी पढ़ रहे हो, तो उस टाइम आपको 96 सबक्लोज ख भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है गाइज। तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें राजस्थान सरकार के क्या निर्णय हैं? अपवादों को छोड़कर एक बार में अध्ययन अवकाश की सीमा अधिकतम 12 माह होगी, ठीक है गाइज। यह अवधि उपयुक्त यानी कि सुटेबल मानी जाती है, ठीक है गाइज। सरकार की नज़र में ये जो 12 माह की जो अवधि है ना अध्ययन अवकाश के लिए, ये सुटेबल मानी जाती है, ठीक है। इस अवकाश को स्वीकृत करने वाला जो प्राधिकारी होता है ना, यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा कि इस अवकाश से राज्य कार्य में बाधा तथा संवर्ग प्रबंधन यानी कि कैडर मैनेजमेंट संबंधी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दे दिया, ठीक है, और उसे राज्य कार्य राजकार्य उसमें बाधा हो रही है, ठीक है, या फिर उसका जो कैडर ना कर्मचारी का, उसको मैनेजमेंट करने संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसको अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये अवकाश स्वीकृति जो प्राधिकारी होता है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है गाइज। किसी कर्मचारी को ऐसे पाठ्यक्रम हेतु ही यह अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए जो उसकी सेवा के कर्तव्यों से जुड़ा हो, ठीक है, एवं उससे विभागीय कार्यों के निस्तारण में कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि संभावित हो, तो इस दशा में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है गाइज। यानी कर्मचारी को ऐसे पाठ्यक्रम हेतु ही अध्ययन अवकाश दिया जाना चाहिए जिससे कि क्या है कि कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि हो, ठीक है गाइज। जैसे मान लो कोई सिपाही है, राजस्थान पुलिस में कोई सिपाही है, ठीक है गाइज, उसको मान लो किसी इस प्रकार का कोर्स करवा दिया जाए, या फिर उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, या फिर उसको ऐसा कोई कोर्स करवा दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़िया काम कर सके, ठीक है गाइज। यानी कि वो जांच पड़ताल और वो दौड़ने में, चलने कूदने में, हर प्रकार से वो अगर एक्टिव रहता है और उसको उसकी नॉलेज में जो वृद्धि होती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पुलिस विभाग को फायदा मिलेगा, ठीक है। विभागीय कार्य यानी कि जो पुलिस विभाग है उसके कार्यों के निस्तारण में यानी कि मामलों के निपटाने में कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि होगी। कर्मचारी फटाफट पुलिस के जो भी केस वगैरह है छोटे मोटे उनको फटाफट निपटा देगा, ठीक है। तो ऐसे इस दिशा में हम देखते हैं कि जो कर्मचारी जिसको जो अध्ययन अवकाश दिया जाएगा, जो वो पाठ्यक्रम करेगा ना, जो वो कोर्स करेगा, उसके लिए हम देंगे अध्ययन अवकाश। और अध्ययन अवकाश करने से क्या होना चाहिए कि जो कर्मचारी है उसकी क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए और विभाग को भी फायदा होना चाहिए, तभी अध्ययन अवकाश दिया जाएगा, अन्यथा अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा, ठीक है गाइज।
नियम संख्या 111 इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 112 की। इसमें बता रखा कि अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्त, यानी कि अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने से पहले कौन कौन सी शर्तें पूरी होना आवश्यक है। तो 112 सब क्लोज 1 में पहली शर्त ये बता रखी है कि एक सरकारी कर्मचारी या फिर जो अधिकारी है उसको अध्ययन अवकाश की स्वीकृति किस प्रकार मिलेगी। ठीक है गाइज, तो 112 सब क्लोज 1 में 2 शर्तें दे रखी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली शर्त है कि एक अध्ययन या फिर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के ज्ञान की खोजबीन करने हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो यही है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि उसको स्वीकृति दी जा सके। तो एक अध्ययन कोई सा भी अध्ययन हो या फिर कोई सा भी पाठ्यक्रम या फिर कोर्स हो, ठीक है, उसको उत्तीर्ण करने, ठीक है, या फिर किसी वैज्ञानिक या फिर तकनीकी प्रकृति के जो ज्ञान होता है उसकी खोजबीन के लिए यदि कर्मचारी को लगा दिया जाए और उसको क्या मिलेगा, अध्ययन अवकाश। ठीक है, तो अगर ऐसा इस प्रकार का उसको काम दिया जाता है, इस प्रकार का उसको कोर्स करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है गाइज, तो ही उसको अध्ययन अवकाश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइज, लेकिन अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को प्रमाणित करना होगा, उसको साबित करना होगा। किसको साबित करना होगा, जो अवकाश स्वीकृत करेगा, जो प्राधिकारी होता है उसको यह साबित करना होगा कि अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना विभागीय हित में होगा, जैसे मैंने आपको भी पुलिस वाला एग्जाम्पल लेके बताया था। ठीक है गाइज, इसके अलावा किसी कर्मचारी को यह अवकाश इतना जल्दी जल्दी भी स्वीकृत नहीं करना चाहिए कि उसका अपने नियमित कार्यों यानी कि कैडर से संपर्क कट जाए। ठीक है, यह अवकाश पर रहने के कारण कैडर प्रबंधन की कठिनाई उत्पन्न हो जाए। ठीक है गाइज, मतलब फटाफट ये नहीं है कि कर्मचारी को अभी अध्ययन अवकाश दे दिया और फिर वो 6 महीने का कोई मान लो कोई कोर्स है वो करके आ गया और उसको 2 दिन बाद में फिर उसको 3 महीने के कोर्स के लिए भेज दिया, फिर वो अपने विभाग में आ गया 4-5 दिन के लिए, फिर उसको 12 महीने के लिए मान लो भेज दिया जाए वापस किसी कोर्स के लिए। तो अब वो क्या होगा कि उससे जो अपना नियमित जो कार्य करता है वो अपने विभाग के अंदर उससे संपर्क टूट जाएगा। ठीक है, और एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाएगा कि कर्मचारी आखिर में कहाँ पर है, यानी कि कर्मचारी कोर्स ही कर रहा है या फिर काम भी कर रहा है। ठीक है गाइज, और उससे जो उसका कैडर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है कि जो कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर गया हुआ है तो उसका काम कौन देखेगा, वो बार बार में वो बीच में आ रहा है, अध्ययन कुछ छोटा मोटा कोर्स करके वापस अपने विभाग में आ रहा है और काम कर रहा है, फिर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि गड़बड़ी हो जाती है। और इस प्रकार यहाँ पर बता रखा कि किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश जल्दी जल्दी स्वीकृत नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइज, एक अवसर पर 12 माह के अध्ययन अवकाश को औचित्यपूर्ण अधिकतम अवधि मानी जानी चाहिए। ठीक है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इनमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया कि अध्ययन अवकाश की औचित्यपूर्ण जो अवधि होती है ना, सूटेबल अवधि अधिकतम, वो 12 माह मानी जाती है। ठीक है गाइज, और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इनमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। ठीक है गाइज, अब जो दूसरी शर्त है उसमें उसको हम पढ़ेंगे। इसमें बता रखा कि किसी भी राज्य कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में, कोई भी राज्य कर्मचारी हो उसके जो संपूर्ण सेवा काल में 24 माह से अधिक का यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, आपको एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में कितने माह का अधिकतम अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, तो यहाँ पर 24 माह आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, किसी भी राज्य कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में 24 माह से अधिक का यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसको वह एक अवसर या फिर एक से अधिक अवसरों पर उपभोग कर सकता है। 24 माह का मतलब होता है, मान लो वो 6 महीने के कोर्स पे चला जाए, फिर बाद में वो 12 महीने के कोर्स पे चला जाए, फिर बाद में 6 महीने के कोर्स पे चला जाए, तो कितना हो गया, 24 महीना हो गया ना, है ना। तो यहाँ पर ये बता रखा कि वह एक अवसर, यानी कि एक अवसर या फिर एक से अधिक अवसरों पर, एक से अधिक अवसर यानी कि उसने एक से अधिक बार यह अध्ययन अवकाश ले लिया, तो इस दशा में 24 माह से ज़्यादा उसको ध्यान रखना चाहिए कि 24 माह से अधिक अध्ययन अवकाश नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे कि अध्ययन अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन किंतु अध्ययन अवकाश का उपभोग किसी अन्य प्रकार के अलावा के साथ किया जाए तो अध्ययन अवकाश तथा दूसरे अवकाशों के कारण कर्मचारी की नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से ज़्यादा स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी को यदि अध्ययन अवकाश के साथ कोई भी अन्य प्रकार का अवकाश दिया जा रहा है तो अध्ययन अवकाश की अवधि और जो अन्य प्रकार का जो अवकाश है ना, उन दोनों की अवधि मिलाकर 28 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइज, इसमें मैंने ब्रैकेट में बता रखा कि ईओएल के अलावा, यदि ईओएल अध्ययन अवकाश के साथ यदि ईओएल लेता है
तो वो 28 माह से ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईओएल के अलावा जितने भी अवकाश बच रहे हैं ना, ईओएल के अलावा जितने भी अवकाश बच रहे हैं ना, अगर यदि वो उन अवकाशों में से किसी भी अवकाश को अध्ययन अवकाश के साथ लेता है तो दोनों प्रकार के अवकाशों की जो अवधि है ना वो 28 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइज। अब यहाँ पर हम अपवाद पढ़ेंगे। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं और जो आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर होते हैं ना, इनको पीजी करने हेतु 36 माह का ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। अब यहाँ पर जो 28 माह की जो लिमिटेशन थी ना, उसको देखो क्रॉस कर गया ना, 36 माह हो गया, तो ये अपवाद है। ठीक है गाइज, अपवाद है ये, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर और जो आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर है उनको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर करने हेतु 36 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। तो गाइज हमने जो दूसरी शर्त है उसमें पढ़ा कि किसी भी राज्य कर्मचारी को 24 माह से अधिक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। चाहे वो 24 माह के अध्ययन अवकाश को चाहे वो एक साथ ले ले या फिर टुकड़ों में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज। और अध्ययन अवकाश के साथ यदि ईओएल के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का अगर वो उपयोग करना चाहता है तो 28 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर एक मेडिकल जो ऑफिसर होता है ना, उनको 36 माह का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ये अपवाद है। क्यों 36 माह का अपवाद इसलिए माने, क्योंकि हमने बता रखा कि अभी पढ़ा था कि किसी भी राज्य कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवाकाल में 24 माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं और जो आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर है उनको पीजी करने हेतु 36 माह का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये अपवाद है। ठीक है गाइज, एक्सेप्शन ये। तो हमने नियम संख्या 112 में पढ़ा कि अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्त कौन कौन सी है। तो इसमें 2 शर्तें हैं, मैंने दोनों के बारे में बता दिया कि अध्ययन या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने मतलब ऐसे अध्ययन के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। ठीक है। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे विभाग को फायदा मिले। ठीक है। और इसके अलावा किसी कर्मचारी को जल्दी जल्दी अध्ययन अवकाश नहीं देना चाहिए। ठीक है। साथ में हमने ये पढ़ा कि एक अवसर पर 12 माह के अध्ययन अवकाश को औचित्यपूर्ण अधिकतम अवधि मानी जाती है। ठीक है गाइज। अब 12 माह का जो अध्ययन अवकाश होता है ना, उसको एक औचित्यपूर्ण अधिकतम अवधि मानी गई है। ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा जो दूसरी शर्त है उसमें पढ़ा कि 24 माह से अधिक का अवकाश अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है गाइज। वो 24 माह का एक साथ ले ले, उपयोग कर ले या फिर वो टुकड़ों में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसके जैसे जो करे। और इसके अलावा अध्ययन अवकाश के साथ में किसी भी अन्य प्रकार का यदि अवकाश लेना चाहता है कोई कर्मचारी, तो दोनों की मिला के अवधि 28 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद में ये बता रखा कि मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं ना, उनको पीजी करने तो 36 माह का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। अभी अपवाद क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी राज्य कर्मचारी को 24 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, उससे ज़्यादा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं ना, इनको पीजी करने हेतु 36 माह का यह अवकाश, ये जो अध्ययन अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज हमने 112 सब क्लॉज 1 पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 112 सब क्लॉज 2 की। इसमें बता रहेगा कि अध्ययन अवकाश अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है। ठीक है। यानी कि अध्ययन अवकाश के दौरान जो वेतन मिलेगा ना, वो एक प्रकार से अर्धवेतन के बराबर मिलेगा, यानी कि एचपीएल के बराबर वेतन मिलेगा। जो एचपीएल में जो वेतन मिलता है ना, अर्धवेतन हाफ पे लीव, यानी कि अर्धवेतन अवकाश के दौरान जो वेतन मिलता है उतना ही वेतन अध्ययन अवकाश के दौरान मिलता है। ठीक है। तो ये 112 सब क्लॉज 2 में ये बता रखा कि अध्ययन अवकाश क्या होता है, अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है। ठीक है गाइज। अध्ययन अवकाश को एचपीएल अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता, यानी कि जो एचपीएल अकाउंट होता है ना, उसमें से अध्ययन अवकाश को घटाया नहीं जाएगा, बल्कि सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री की जाती है। ठीक है गाइज। मैंने आपको बता दिया कि एचपीएल क्या होता है। एचपीएल का मतलब होता है हाफ पे लीव, यानी कि अर्धवेतन अवकाश। ठीक है। तो 112 सब क्लॉज 2 में यही बता रखा कि अध्ययन अवकाश जो होता है ना, वो अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है। ठीक है गाइज। अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान अवकाश वेतन का भुगतान नियम 97 सब क्लॉज 2 के अनुसार देय होता है। ठीक है गाइज। नियम संख्या 113 की बात करें तो इसमें बता रखा कि अध्ययन अवकाश का अन्य अवकाशों से संबंध क्या संबंध है, पढ़ेंगे। यदि किसी कर्मचारी को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। ठीक है गाइज। यदि किसी कर्मचारी को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो इस दशा में उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय पर लेना चाहिए जिससे कर्मचारी अपने अवकाश खाते में उतना बैलेंस बनाए रख सके जो कर्मचारी के सेवा पर लौटने तक के लिए पर्याप्त हो। इसका मतलब यह है कि यदि कोई कर्मचारी अध्ययन अवकाश के साथ में कोई भी अन्य प्रकार का अवकाश लेना चाहता है, तो जो अन्य प्रकार का जो अवकाश है ना, वो कम से कम उसके जो लीव अकाउंट है, जो अवकाश लेखा, उसमें इतना होना चाहिए। ठीक है। ताकि वो उसका कोर्स भी पूरा हो जाए और समय पर वो ऑफिस के अंदर भी, अपने वापस विभाग के अंदर भी आ जाए। ठीक है गाइज। ऐसा नहीं है कि अन्य प्रकार के अवकाश तो कम पड़ रहे हैं। ठीक है। और उसकी अध्ययन अवधि ज़्यादा है, तो उस दशा में वो फिर पूरा कोर्स कर ही नहीं पाएगा। ठीक है गाइज। मान लो कोई कोर्स
100 दिन का है मान लो, ठीक है, और उसको अध्ययन अवकाश दे दिया 90 दिन का। अब 10 दिन कब बढ़ रहे हैं, तो 10 दिन वो अन्य प्रकार के अवकाश ले सकता है, ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिन का ये जो अन्य प्रकार के अवकाश है ना, वो उसके खाते में होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो 10 दिन का जो अन्य प्रकार के अवकाश है उनको उपयोग कर ले और अपना 100 दिन का अध्ययन अवकाश भी पूरा कर ले, और उसके बाद में वापस वो अपने कर्तव्य पर लौट सके, ठीक है गाइज। तो इसमें नियम संख्या 113 में ये बता रखा कि अध्ययन अवकाश का अन्य अवकाशों संबंध, यानी कि यदि किसी कर्मचारी को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो इस दशा में उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय पर लेना चाहिए जिससे कर्मचारी अपने अवकाश खाते में उतना बैलेंस बनाए रख सके जो कर्मचारी के सेवा पर लौटने तक के लिए पर्याप्त हो, ठीक है गाइज। यानी कि अध्ययन अवकाश उसको उस समय लेना चाहिए जब उसके अवकाश लेखे में अन्य प्रकार के अवकाश इतने हो ताकि उसकी जो कोर्स की अवधि है, जो पाठ्यक्रम की अवधि है, वो पूरी हो जाए, ठीक है गाइज। गाइज अब हम नियम संख्या 114 की बात करेंगे। इसमें बता रखा कि अध्ययन अवकाश अवधि के अध्ययन अवधि से कम होने पर प्रक्रिया, ठीक है गाइज। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई कर्मचारी 2 साल का कोर्स करना चाहता है, तो अध्ययन की अवधि कितनी हो गई, 2 साल, ठीक है गाइज। अध्ययन की अवधि 2 साल हो गई, और जो अध्ययन अवकाश अवधि है, यानी कि इस कोर्स को पूरा करने के लिए जो अवकाश उसको दिया गया अध्ययन अवकाश, वो मान लो उसको 1 साल और 6 माह का दिया गया, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर बता रखा कि स्वीकृत अध्ययन अवकाश अवधि, यानी कि किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश अवधि कितनी स्वीकृत की गई, 1 साल और 6 माह, यानी कि 1.5 साल। और उसकी अध्ययन की जो पाठ्यक्रम है, उसका जो कोर्स है, उसकी अवधि कितनी है, मान लो 2 वर्ष है, ठीक है गाइज। तो अध्ययन अवधि यदि ज़्यादा हो, ठीक है, और जो स्वीकृत किया गया जो अध्ययन अवकाश है उसकी अवधि क्या हो, कम हो। कमी तो है यहाँ पर तो 1 साल 6 माह, यानी कि 1.5 साल ही है। 1.5 साल क्या है, अध्ययन अवकाश की अवधि जो कि उसको स्वीकृत की गई कर्मचारी को, ठीक है। लेकिन जो उसका पाठ्यक्रम, जो उसका कोर्स है, उसकी अवधि है 2 साल की, ठीक है। तो उसको छुट्टी दी गई 1.5 साल की और उसके कोर्स की अवधि है 2 साल की। तो इस दशा में क्या होगा, वो हम इस नियम संख्या 114 में पढ़ेंगे। इसमें बता रखा कि इस दशा में सेवा में उपस्थित नहीं हो सकेगा। तो गाइज ऐसी दशा में कर्मचारी क्या होगा, ऐसी दशा में कर्मचारी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको 1.5 साल की छुट्टी दी है और कोर्स है उसका 2 साल का, अभी उसका 6 महीने का कोर्स और बाकी है, ठीक है। तो ये अध्ययन अवकाश तो 1.5 साल का है, तो 1.5 साल का अध्ययन अवकाश पूरा करने के बाद में वो सेवा में तो उपस्थित हो ही नहीं सकेगा, सीधी सी बात है ना। इस दिशा में सेवा में उपस्थित नहीं हो सकेगा वो कर्मचारी, ठीक है। अब ऐसा होने पर क्या होगा, स्वीकृत अध्ययन अवकाश से अधिक अध्ययन अवधि को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो स्वीकृत अध्ययन अवकाश है ना, स्वीकृत अध्ययन अवकाश कितना है, 1.5 साल का, ठीक है, से अधिक अध्ययन अवकाश अवधि, ठीक है। यानी कि स्वीकृत अध्ययन अवकाश अवधि से जो अध्ययन अवधि वो कितनी ज़्यादा है, 6 माह, ठीक है गाइज। तो उसको जो 6 माह की जो अध्ययन अवधि है ना, उसको कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी को कोई कोर्स करना था, वो 2 वर्ष का है, ठीक है, और उसको उस कोर्स को पूरा करने के लिए जो अध्ययन अवकाश दिया गया वो 1.5 साल का दिया गया, ठीक है। अब वो 1.5 साल का अध्ययन अवकाश बीत जाने के बाद में भी उसका 6 महीने का कोर्स बाकी रहेगा, ठीक है। तो वो 6 महीने का कोर्स भी पूरा करना चाहेगा। अगर वो 6 महीने का कोर्स पूरा करेगा तो सेवा में आएगा ही नहीं। सेवा में क्यों आएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको 6 महीने का अभी उसका कोर्स बाकी है, ठीक है। तो इस दशा में इस नियम में ये बता रखा है कि उस कर्मचारी को जो अपना एक्स्ट्रा कोर्स है ना, जो 6 माह का एक्स्ट्रा कोर्स है ना, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। ये नियम संख्या 114 में बता रखा है। लेकिन कर्मचारी यदि अध्ययन अवधि की अतिरिक्त अवधि को, ये जो 6 माह की जो अतिरिक्त अवधि है ना, इसको अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी से साधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करा लें तो अध्ययन जारी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस दिशा में साधारण अवकाश में के रूप में स्वीकृत कराना होगा। साधारण अवकाश का मतलब होता है जो असाधारण अवकाश, जो EOL है ना, उसके अलावा जो भी अवकाश है ना, उनको हम बोलते हैं साधारण अवकाश, ठीक है गाइज। तो EOL के अलावा वो किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के रूप में इस एक्स्ट्रा अवधि को स्वीकृत करा ले तो अपना अध्ययन जारी रख सकता है, ठीक है गाइज। नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो एक्स्ट्रा जो अध्ययन की अवधि है ना, उसको
कम करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज नियम संख्या 115 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, यानी कि अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको किसको देना पड़ेगा, तो इसमें बता रखा कि नियम 116 के प्रावधानों को छोड़कर, 116 अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, तो इसमें यही बता रखा कि नियम 116 के प्रावधानों को छोड़कर अध्ययन के सभी प्रार्थना पत्र चीफ अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, या फिर सीनियर एओ। चीफ अकाउंट ऑफिसर का मतलब होता है मुख्य लेखा अधिकारी। ठीक है, चीफ अकाउंट ऑफिसर यानी मुख्य लेखा अधिकारी। सीनियर एओ का मतलब होता है यानी कि जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर होता है, ठीक है, जो सीनियर लेखा अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं सीनियर एओ, या फिर एओ। एओ का मतलब होता है अकाउंट ऑफिसर यानी कि लेखा अधिकारी। ठीक है गाइज, तो ये 3 जने, इनका आप ध्यान रखें। तो इसमें यही बता रखा कि नियम 116 के प्रावधानों को छोड़कर अध्ययन के सभी प्रार्थना पत्र चीफ अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एओ या फिर एओ के पास सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है गाइज, साथ ही प्रार्थना पत्र में जिस पाठ्यक्रम को कर्मचारी पूर्ण करना चाहता है तथा जिस परीक्षा में वह प्रवेश चाहता है उसका विवरण भी देना होगा। ठीक है गाइज, यानी कि जो प्रार्थना पत्र अध्ययन अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र किसी कर्मचारी को किसको प्रस्तुत करे वो नियम संख्या 115 में बता रखा है। ठीक है, तो वो प्रार्थना पत्र चीफ अकाउंट ऑफिसर या फिर सीनियर एओ या फिर एओ को प्रस्तुत करना होगा। साथ में उसको जो पाठ्यक्रम वो करना चाहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, और जिस परीक्षा में वो शामिल होना चाह रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल इनको देनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, प्रार्थना पत्र के साथ में। भारत के बाहर अध्ययन अवकाश के मामले में यदि कर्मचारी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहे, ठीक है, तो इसकी सूचना जो सक्षम प्राधिकारी होता है उसको देनी चाहिए तथा स्वीकृति प्राप्त होने तक पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही इस संबंध में कोई खर्चा करना चाहिए। ठीक है गाइज, मान लो कोई कर्मचारी है वो अमेरिका गया हुआ है, ठीक है गाइज, अपना कोई पाठ्यक्रम करने के लिए, और मान लो उस पाठ्यक्रम में वो कार्यक्रम में कोई बदलाव करना चाहता है ना, तो इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, और जब तक उसको स्वीकृति प्राप्त ना हो तब तक उसको अपना जो पाठ्यक्रम है वो प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जो कोर्स है उसको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक उसको उसकी स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, और ना ही इस संबंध में उसको कोई खर्चा करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये नियम संख्या 115 में बता रखा है। नियम संख्या 116 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि अन्य प्रकार के अवकाशों को अध्ययन अवकाश में परिवर्तन करना, यानी कि जो अन्य प्रकार के अवकाश हैं उनको हम किस प्रकार से अध्ययन अवकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, यूरोप या अमेरिका में किसी अवकाश का उपभोग कर रहा कोई कर्मचारी, ठीक है, कोई कर्मचारी है वो कहाँ पे, यूरोप या अमेरिका में किसी भी प्रकार का, मैं अध्ययन अवकाश की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी प्रकार का अन्य अवकाश का उसका उपयोग कर रहा है, कहाँ पे, वो यूरोप या अमेरिका के अंदर। ठीक है, यदि इस अवकाश के दौरान कोई पाठ्यक्रम करना चाहे तो इस हेतु अपने अवकाश के किसी भाग को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करवाना चाहे तो अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसे अपने प्रस्तावित अध्ययन का कार्यक्रम उसके पाठ्यक्रम सहित प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, वो यूरोप या फिर अमेरिका के अंदर गया हुआ है कोई अवकाश लेके, ठीक है, वहाँ पर वो अवकाश पर चल रहा है। ठीक है, तो इस दिशा में क्या हुआ कि उसके दिमाग में बैठ गई कि यार मैं यहाँ ये कोर्स कर लूँ तो मुझे अच्छा फ़ायदा होगा, उसके जज जाए। ठीक है, मान लो वो 100 दिन की पीएल लेके गया, मान लो ना 100 दिन की उपार्जित अवकाश पे गया हुआ है। ठीक है, और उसके जज जाए कि यार ये 20 दिन का कोर्स है, ये मैं कर लूँ तो मुझे फ़ायदा होगा। तो इस दिशा में उसको क्या करना होगा कि जो 20 दिन का जो पीएल है ना उसको अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करवाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसे अपने प्रस्तावित अध्ययन का कार्यक्रम उसके पाठ्यक्रम सहित प्रस्तुत करना होगा। तो इसके बाद में वो अपना जो कोर्स है ना वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संबंध में प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। उसे अपने विभाग को बताना होगा कि हाँ सर, ये यूरोप, हम अभी अमेरिका के अंदर है, या फिर वो अमेरिका के यूरोप के अंदर भी हो सकता है, तो अभी हम यहाँ पर पीएल पे चल रहे हैं, यानी कि प्रिविलेज लीव लेके यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई कोर्स करवाया जा रहा है तो उसका ये सर्टिफिकेट है, देख लो आप चाहो तो। ठीक है, तो एक्चुअली में ये यहाँ पर एक कोर्स करवाया जाता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और ये 20 दिन का कोर्स है और मैं यहाँ पर 100 पीएल लेके यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो ये कोर्स है ना जो 20 दिन का है, तो मेरे जो 20 दिन की पीएल है ना उसको आप अध्ययन अवकाश में परिवर्तित कर दें। ठीक है गाइज, तो गाइज हमने नियम संख्या 116 पढ़ लिया है कि कोई कर्मचारी यदि यूरोप या अमेरिका में रहता है, किसी प्रकार का अवकाश लेके वो यूरोप या अमेरिका में चला गया और वहाँ पर उसके कोई पाठ्यक्रम, कोई कोर्स पसंद आ जाए,
तो जिस अवकाश पे वो लेके जो अवकाश लेके वो अमेरिका या यूरोप में गया ना, तो उस अवकाशों को वो कटवा के कितने दिन का कोर्स है वो स्टडी लीव में यानी कि अध्ययन अवकाश में बदलवा सकता है, ठीक है, और उसके बाद में अपना कोर्स पूरा कर सकता है, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। गाइज नियम संख्या 117 की हम बात करेंगे, जिसमें बता रखा है कि अध्ययन भत्ता यानी कि स्टडी अलाउंसेज, इसके बारे में बता रखा। पढ़ते हैं। सरकार किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण के लिए निश्चित दौरे में बिताए गए समय तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंत में किसी परीक्षा के समय के लिए अध्ययन भत्ते की दरें निश्चित कर सकती है, ठीक है गाइज। मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, उसके द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में वो अध्ययन कर रहा है, ठीक है, और कोई निश्चित पाठ्यक्रम उसको पूर्ण करना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई भी विशिष्ट श्रेणी का कोई कार्य है उसके निरीक्षण करने के लिए कोई कर्मचारी दौरे पर गया हुआ है, ठीक है, तो वो दौरे पर उसने जो समय बिताया, ठीक है, और जो निश्चित अवधि का जो पाठ्यक्रम उसने पूर्ण किया, ठीक है, तो उस अवधि का तथा विशिष्ट श्रेणी के कार्यों को करने के लिए और उनका निरीक्षण करने के लिए उस किसी कर्मचारी ने कोई टूर किया या कोई दौरे किए, ठीक है, तो उसमें जो बिताया गया समय होता ना, और इसके अलावा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंत में किसी परीक्षा में मान लो कोई कर्मचारी शामिल होता है, ठीक है, तो उस दशा में इनकी जो अध्ययन भत्ता होता है ना वो सरकार द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है, और जो अध्ययन भत्ते की जो दरें होती है वो भी सरकार द्वारा तय की जाती है, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 118 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि अध्ययन के दौरान विश्राम काल की अवधि का अध्ययन भत्ता, ठीक है गाइज। मान लो कोई कर्मचारी अपना अध्ययन कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, अध्ययन अवकाश पे है, ठीक है, और उस दौरान यदि वो विश्राम काल की अवधि का अगर वो उपयोग करना चाहे, ठीक है, विश्राम काल की अवधि क्या होती है कि मान लो छुट्टियां आ जाए, कोई कोर्स कर रहा है वो लंबा चौड़ा, मान लो 2 साल का कोर्स कर रहा है और 2 साल के कोर्स के बीच में मान लो महीने 2 महीने की छुट्टी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं विश्राम काल, ठीक है गाइज। तो अध्ययन के दौरान विश्राम काल की जो अवधि होती है ना उसका अध्ययन भत्ता उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम नियम संख्या 118 में बात करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसमें बता रखा कि अध्ययन के दौरान विश्राम काल हो, ठीक है, तो 14 दिन तक के विश्राम काल का अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई कर्मचारी 2 साल का कोर्स करने बाहर गया हुआ है और 2 साल के बीच में 1 महीने की मान लो विश्राम काल आ गया, ठीक है, मिलता होगा। मान लो वहाँ पर कोई ऐसा ही कोर्स हो 2 साल का जिसमें बीच में 1 महीने का विश्राम काल आता होगा, तो जो 1 महीने का जो विश्राम काल है ना उसका 1 महीने का तो उसको अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन उसको 14 दिन तक के विश्राम काल का अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है, ठीक है गाइज। केवल 14 दिन का ही मिलेगा विश्राम काल, चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको उस विश्राम काल का भत्ता केवल 14 दिन तक के विश्राम काल का अध्ययन भत्ता मिलेगा, ज़्यादा विश्राम काल का अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। अध्ययन के दौरान कर्मचारी अपनी सुविधा से विश्राम काल ले लें। यदि अध्ययन के दौरान कोई कर्मचारी खुद अपनी सुविधा से विश्राम काल ले लेना तो पहली बात तो विश्राम काल माना ही नहीं जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस दशा में विश्राम काल का अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब वो विश्राम काल ही नहीं माना जाएगा तो विश्राम काल का अध्ययन भत्ता भी नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर तो कर्मचारी अपनी सुविधा से ले रहा है और यहाँ पर उस कोर्स की विशेषता है कि बीच में आप विश्राम काल भी आएगा, तो अगर वो बीच में जो कोर्स के दौरान जो विश्राम काल आ रहा है उसका उपभोग यदि कर्मचारी करता है तो उसको 14 दिन तक का ही विश्राम काल का भत्ता मिलेगा, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और कर्मचारी अपनी मर्जी से अपनी सुविधा से विश्राम काल ले रहा है तो वो पहली बात तो विश्राम काल माना ही नहीं जाएगा। जब विश्राम काल ही नहीं माना जाएगा तो विश्राम काल का अध्ययन भत्ता भी नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। तीसरा पॉइंट है बीमारी के कारण विश्राम काल लेने पर 14 दिन तक का अध्ययन भत्ता चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है गाइज। यदि कोई कर्मचारी अध्ययन अवकाश के दौरान बीमार हो जाए तो उस दशा में 14 दिन तक का अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है, ज़्यादा अवधि का अध्ययन भत्ता नहीं दिया जा सकता, ठीक है गाइज। तो ये हमने बात की नियम संख्या 118 की, जिसमें बता रखा कि अध्ययन के दौरान विश्राम काल की अवधि का अध्ययन भत्ता जो स्टडी अलाउंसेज होता है वो किस प्रकार दिया जाता है, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब गाइज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, उसको भी आप ध्यान रखें। इसमें बता रखा कि यदि अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर, ठीक है, यदि अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर सेवा पर पुनः उपस्थित हुए बिना कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए, ठीक है, सेवानिवृत्त हो रहा हो तो इस दशा में कर्मचारी का अध्ययन भत्ता क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, तथा कर्मचारी के अध्ययन अवकाश को उसके लीव अकाउंट में से
सेवानिवृत्ति के दिन बचे हुए साधारण अवकाशों से समायोजित कर लिया जाएगा। मान लो कोई कर्मचारी है, वो अपना अध्ययन अवकाश जो है उसको उसकी समाप्ति से पहले ही यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया गया, ठीक है, और अध्ययन अवकाश की समाप्ति से पहले ही उसका रिटायरमेंट आ रहा हो, तो इस दशा में कर्मचारी का अध्ययन भत्ता भी जब्त कर लिया जाएगा यदि उसको कोई अध्ययन भत्ता दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारी के अध्ययन अवकाश, जो अध्ययन अवकाश की अवधि है, मान लो किसी कर्मचारी को 6 माह की अध्ययन अवकाश अवधि दी गई, ठीक है, अध्ययन करने के लिए, तो इस दशा में क्या होगा कि जो रिटायरमेंट के दिन उसके जो लीव अकाउंट यानी कि जो वेतन जो लेखे हैं ना, उसके अंदर जो भी अवकाश बचे हुए हैं ना, ठीक है, साधारण अवकाशों से समायोजित कर लिया जाएगा। यानी कि जो भी उसके अवकाश के जो लेखा है ना, अवकाश लेखा जो लीव अकाउंट है, उसमें जो भी साधारण अवकाश बचे हैं ना, उसमें से 6 माह की अवधि काट ली जाएगी, ठीक है गाइज। तो आई होप यहाँ तक आप एक चीज़ समझ गए होंगे। इसके पश्चात भी यदि अवकाश का कुछ ऐसा भाग बचे जिसे साधारण अवकाशों में बदलकर समायोजित नहीं किया जा सके, तो उसे पेंशन योग्य सेवा की गणना के लिए सेवा अवधि में से कम कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। अब हम नियम संख्या 119 की बात करेंगे। इसमें बता रखा है कि अध्ययन पाठ्यक्रम के शुल्क यानी कि जो आप कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके शुल्क के बारे में बताया गया नियम संख्या 119 में। पढ़िए, कर्मचारी यदि अध्ययन अवकाश पर रहता है तो सामान्यतः पाठ्यक्रम का शुल्क कर्मचारी स्वयं वहन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाद स्वरूप मामलों में ही सरकार शुल्क वहन करेगी, ठीक है गाइज। ये नियम संख्या 119 में बता रखा है, समझाने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है इसके अंदर। अध्ययन अवकाश के संबंध में राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है, अध्ययन अवकाश पर रह रहे कर्मचारी को अवकाश वेतन के अलावा सरकारी या फिर गैर सरकारी स्रोत से यदि किसी कर्मचारी को छात्रवृत्ति या वजीफा यानी कि स्टाइपेंड प्राप्त करने एवं उसे रखने की स्वीकृति दी जा सकती है, ठीक है गाइज। यानी कि अध्ययन अवकाश पर कोई कर्मचारी चल रहा है, ठीक है, तो उसको अवकाश वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अध्ययन अवकाश पर उसको अध्ययन अवकाश वेतन तो मिलेगा। इसके अलावा यदि वो कर्मचारी किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी स्रोत से छात्रवृत्ति या फिर स्टाइपेंड प्राप्त कर रहा है, तो उसे प्राप्त करने की और उसे रखने की स्वीकृति दी जा सकेगी, ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड प्राप्त करने की दशा में कर्मचारी के पाठ्यक्रम शुल्क आदि का खर्चा सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई कर्मचारी छात्रवृत्ति या फिर स्टाइपेंड प्राप्त कर रहा है, तो इस दशा में जो कर्मचारी का पाठ्यक्रम शुल्क है वो सरकार द्वारा उसका वहन नहीं किया जाएगा, कर्मचारी खुद वहन करेगा। छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड प्राप्त करने वाले कर्मचारी को अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड, अब एक दशा और है, यदि जो छात्रवृत्ति या फिर स्टाइपेंड कर्मचारी दोनों में से कोई भी चीज़ प्राप्त कर रहा है मान लो, ठीक है, और उसमें से ट्यूशन फीस घटाने के बाद में जो राशि आएगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड अमाउंट, ठीक है। यदि यह राशि अध्ययन भत्ते से कम है, ठीक है, अर्थात यह राशि अध्ययन भत्ते से कम होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें से अध्ययन भत्ता घटाने के बाद में जो राशि आएगी ना, उतनी राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की जाएगी, ठीक है गाइज। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो राशि है ना, वो स्वयं जो कर्मचारी होता है उसी के द्वारा वहन की जाएगी, ठीक है गाइज। ये मैंने आपको बता दिया। नियम संख्या 120 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र। अब कर्मचारी को अपना पाठ्यक्रम, उसने स्टडी लीव ले ली यानी कि अध्ययन अवकाश ले लिया, अध्ययन भी किया, ठीक है, और उसके बाद में अब अध्ययन पूरा हो गया तो उसको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है भाई, सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा ना कि वास्तव में कर्मचारी ने पाठ्यक्रम जो अपना कोर्स है वो पूरा किया कि नहीं किया, तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो नियम संख्या 120 में ये बता रखा है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, यानी कि कर्मचारी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र होता है ना, वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र सहित सरकार को भेजा जाएगा, ठीक है गाइज। सरकार को भेजना पड़ेगा कि सर मैंने ये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का ले लिया और इस संबंध में मैंने परीक्षा भी पास कर लिया, तो ये दोनों जो प्रमाण पत्र है वो सरकार को कर्मचारी द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्ती से पढ़े, घबराएं ना, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है गाइज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नए वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।